आज भारत के सवाल में भारत की उस तस्वीर पर बात करेंगे जिसमें सिर्फ भारत बात नहीं कर रहा, जिसको लेकर सिर्फ चाइना बात नहीं कर रहा, जिसको लेकर सिर्फ रूस बात नहीं कर रहा, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी इस दिशा में पैनी निगाहों से देख रही है प्रधानमंत्री के दौरे को। आप समझ ही गए होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, इंडिकेशंस अपने आप आ जाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड हुआ, जितना बड़ा रेड कारपेट वहां पर लगा हुआ था, बताने के लिए काफी कि भारत और चीन क्या चाह रहे हैं एक दूसरे से। अब प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अमेरिका की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि एससीओ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है, जिसमें ट्रंप टैरिफ के सामने रिच नजर आ रहा है। मैं जानता हूं आप स्मार्ट जनता है, आप समझ गए रिच क्या है। रशिया, इंडिया, चाइना, इसके साथ ही तीन महाशक्तियों की मुलाकात से क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा स्ट्रॉन्ग पैनल। उससे पहले यह रिपोर्ट। पीएम मोदी के चक्रव्यूह से ट्रंप का टैरिफ बम डिफ्यूज होने वाला है। पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इससे अमेरिका की नींद उड़ गई है, क्योंकि एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात होगी, जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। पीएम मोदी रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मोदी और जिनपिंग की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत और चीन ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार में उपजे तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। बैठक में मोदी और जिनपिंग के भारत चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने और पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद रिश्तों में बढ़ी तल्खी को दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श करने की संभावना है। वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात एससीओ में होगी। इस मुलाकात में माना जा रहा है दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और ट्रंप टैरिफ मसले पर चर्चा हो सकती है। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत समेत कई देशों को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन अब तीनों महाशक्तियों की मुलाकात से ट्रंप का टैरिफ वाला खेल फेल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जापान दौरे के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से भी हो रही है। प्रधानमंत्री की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी हो रही है। ये प्रधानमंत्री अब तक कितनी बार चाइना गए हैं, ये आपके सामने मैं आंकड़ा रख रहा हूं। कब कब उनकी यात्रा रही। 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री चाइना जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले से कहा था, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? नेबर फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, आप जानते हैं 2020 में गलवान क्लैश हुआ। उसके बाद भारत तो कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, लेकिन क्या यहां से रिश्तों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है? जरूरत दोनों को है, यह बात भी बिल्कुल सच है। हमारी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। मैं भी उनके साथ बैठा था तो बताया उन्होंने कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया चाइना ट्रेड 40% प्लस हुआ करता था, 40% से ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब यह आंकड़ा धीरे 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 घटते हुए 11%, 12% तक आ गया। तो यहां पर स्कोप कितना है? और अगर मैं यहां पर स्कोप कह रहा हूं तो उसमें एससीओ को आप इन्वर्टेड कॉमास में रख लीजिए। एससीओ से कितना स्कोप, और दुनिया को, न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी से, भारत से कितनी होप, ये सारी चीजें हैं। तो अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। इन मुलाकातों पर हमारी नजर तो होगी, लेकिन दुनिया की निगाहें हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन मुलाकातों पर। आंकड़ा यह भी है कि 7 सालों बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीन लैंड हुए हैं, चीन की धरा पर उन्होंने पैर रखा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है क्या? विंडो सेट हो चुकी है। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, एलीट पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से तारुफ आपका करा दूं। मेरे साथ जाने माने अर्थशास्त्री माय डियर फ्रेंड आकाश जिंदल जी मुझे नजर आ रहे हैं। आकाश सर नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू डॉक्टर अंशु जोशी जी मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। डॉक्टर अंशु मैम बहुत वेलकम कर रहा हूं। साथ ही अमृतांशु राय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे को पैनल पर नजर आ रहे हैं। अमृतांशु सर नमस्ते। शुरुआत ऑब्वियसली सब जानते हैं मैं किससे करूंगा। डॉक्टर अंशु, मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर अंशु, मैं बहुत क्लियर सवाल पूछूंगा एक स्टूडेंट के तौर पर ही। ये एससीओ में जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये एससीओ का मंच जब प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं,
एक तरफ एचसीओ का मंच, इसको मैं कह रहा हूं कि हो सकता है इट इज टेम्पररी, लेकिन दूसरी तरफ जो रिच है, आरआईसी है, रशिया, इंडिया, चाइना है, दिस इज परमानेंट। वाकई दिस इज परमानेंट, ये जरूरी है, वक्त की मांग है। और कहीं ना कहीं सेंटर में, जैसे आरआईसी के सेंटर में आई है, दुनिया के सेंटर में आई है, आई स्टैंड फॉर इंडिया, आई स्टैंड फॉर मी, आई स्टैंड फॉर यू। बिल्कुल रोहित, आई स्टैंड फॉर आवर डियर भारत माता ऑल्सो, यस। जिन्हें हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और आज पूरे विश्व को हमने बता दिया है, आकाश जी इस पे और अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे कि ये ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद भी पहली तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ 7.8% की ग्रोथ हमने दर्ज की है। 6.5% के ग्रोथ रेट के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि अमेरिका के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का बहुत अच्छा अध्याय मोदी जी के प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में इसकी शुरुआत की गई थी, और ट्रंप के प्रथम जो राष्ट्रपति का काल था उसमें ये बड़ा फला रिलेशन। लेकिन इस बार जिस तरह से हमें ट्रंप दिख रहे हैं, तो साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण स्थितियां न सिर्फ भारत के लिए, रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये टैरिफ सिर्फ हम पर नहीं लगाए हैं, ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों पर भी लगाए हैं। तो अब इसका नतीजा ये निकला है रोहित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में रीअलाइनमेंट का दौर शुरू हो गया है, और इसकी शुरुआत अब हम कुछ तो हमने ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में ही देखी, जब हमारे प्रधानमंत्री ब्राजील की यात्रा पर गए थे और 5 अन्य देशों की ब्राजील समेत उन्होंने यात्रा की। इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रमुख देश शामिल थे। अब एससीओ की यात्रा पर हैं। पुतिन बार बार आरआईसी को रिवाइव करने की बात कर रहे थे, रशिया, इंडिया, चाइना। और जैसा कि अमेरिका के ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ कह रहे हैं, वहां के पूर्व ट्रेड एडवाइजर इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी हरकतों की वजह से आरआईसी को रिवाइव करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है, ब्रिक्स को और मजबूत कर दिया है, भारत को चीन के करीब ला करके खड़ा कर दिया है, चीन को भारत के करीब ला करके खड़ा कर दिया है। क्योंकि चीन भी बहुत अच्छे से समझ रहा है, आगे चर्चा में समय मिलेगा तो बताऊंगी कि जितना जरूरी हमारे लिए चीन के साथ हाथ मिलाना है, उससे ज्यादा जरूरी चीन के लिए हमारे साथ हाथ मिलाना है आज की तारीख में। पर निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा बिंदु रखा है, आरआईसी हमें कल के बाद रिवाइव होते हुए दिखाई पड़ेगा। परफेक्ट, आपका ओपनिंग आ गया। मैं एक बार सबका अपने गेस्ट का ओपनिंग ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। आप लोग बहुत सीरियस हैं, आप सब लोग जो बात करते हैं ना, तो हर कोई बहुत गंभीरता से सुनता है। अब क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया कि पहली तिमाही के जो आंकड़े आए हैं भारत के 7% से प्लस ही है। एक छोटा सा जोक कर लूं क्या आकाश सर, प्लीज आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। हम लोग 7.2% से आगे बढ़ रहे हैं, स्टिल डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। जी हाँ, देखिए अब मैं सिर्फ आपको डेटा दूंगा। डॉक्टर अंशु ने बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत की है। 7.8% जो है जीडीपी ग्रोथ है हमारी। अब आप कंपैरिजन कीजिए। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी इकोनॉमी के साथ करता हूं। जनवरी टू मार्च 2025 -0.5% जीडीपी ग्रोथ हुई है यूएस में। अब आ जाइए यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी जर्मनी, 2023-2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। उसके बाद आ जाइए जापान की, 2025 जनवरी टू मार्च नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुई है। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। हिंदुस्तान इकलौता ओनली सॉलिटरी ऐसा देश है 2020 के कोरोना के बाद लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तभी डॉक्टर अंशु ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है, ये कौन सा क्वार्टर था? ये वो क्वार्टर था लगातार ग्लोबल चैनल्स पे मैं टैरिफ की चर्चा किया करता था। इस घबराहट और इस अनसर्टेनिटी के बीच में ये डेटा हमने दिया। क्या दिखाता है? सिंपल सी बात, आज सैल्यूट करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम को। उन्होंने जिस तरह की दिशा और दशा इकोनॉमी को दी। दूसरा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की रेजिलियंस, या आम भाषा में कहो तो शॉक अब्जॉर्बर जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। ठीक है। तीसरा, डोमेस्टिक डिमांड जो है हमारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक चीज देखनी पड़ेगी। यूएस में कोर्ट ने कह दिया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की पावर थी ये टैरिफ लगाना? इस चीज के ऊपर सवाल खड़े हो गए। ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है, ये चीज बड़ी सोचने का विषय है, दर्शक भी सोचे। हुआ क्या, जब अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए, तब ये कहा गया कि टैरिफ इसलिए लगाए जा रहे हैं हिंदुस्तान को क्योंकि हिंदुस्तान के टैरिफ जाते हैं। अगस्त में जब 50% टैरिफ लगाए गए, तब रीजन ये दिया गया कि हम रशिया से जो है क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कारण तो सोच लो, क्यों लगा रहे हो? अब ये बात ये है कि मैंने सोच लिया
कि रोहित से झगड़ा करना है, हाँ। चल झगड़ा कर लेते हैं पहले, कारण बाद में सोचते नहीं क्या बात है, सही झगड़ा बात, तो कर ही सही लेते हैं बात। ना। हाँ। अरे जनाब आप कारण तो सोच लो, क्यों टैरिफ लगा रहे हो? हाँ। हर बार तो आपका गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ठीक। कह रहे हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल ना लो, हिंदुस्तान तो उनकी बात नहीं मानेगा। हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग, अगर हम मान लेते हैं तो क्या होगा? हम ओपन मार्केट में आएंगे, ओपेक प्लस, वहां क्रूड ऑयल लेंगे, 85% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा? ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सबसे पहला नुकसान किसको होगा? यूएस। ठीक है। तो क्या करने जा रही हैं ये, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? हाँ। सोचते लो, हमारा तो जो चाइना के साथ एसोसिएशन है बहुत अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी बहुत कम है, बहुत सी स्टेट के साथ बॉर्डर है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यूएस सामान भेजते भेजते तो कितना खर्चा हम कर लेते हैं, यहाँ तो जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बहुत कम है। और लोगों को एक गलत इंप्रेशन है, 10 सेकंड और दूंगा, कि यूएस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नहीं, ऐसा नहीं। ट्रंप साहब के ज्वाइन करने से पहले भी चाइना कई महीनों तक हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। ठीक है। चाइना ने जो कुछ किया है, 62 है, गलवान है, वो हमारे दिमाग में ना भूले हैं ना भूलना चाहिए। लेकिन व्यापार कॉशन के साथ किया जाता है। मैं तो बिजनेस एक्सपर्ट हूँ, व्यापारी भी हूँ, तो कॉशन के साथ व्यापार करने में, व्यापार को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आरआईसी से नहीं, पर मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा अमृतांशु सर के पास भी, लेकिन आकाश सर मुझे ये तो बताइए, अब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन टैरिफ्स को लागू करने के बाद कितनी ग्रेटनेस बढ़ गई? ये तो बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। पहले तो ग्रेटनेस ये बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है वहां पे, जो उनकी सबसे बड़ी चिंता है। तो थर्ड नेल दे हैव बीन ट्राइंग टू फाइट इन्फ्लेशन, वही इन्फ्लेशन बढ़ गई है। दूसरा, जॉब लॉसेस बढ़ गई। तीसरा, जीडीपी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हुए, जनवरी टू मार्च का डेटा मैंने आपको दिया। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना, जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा था ग्रोथ का, वो कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ग्लोबली उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब आरआईसी अगर स्ट्रेंथ ले लेता है, ब्रिक्स अगर स्ट्रेंथ ले लेता है, अब सोचिए यूएस की मैन्युफैक्चरिंग है क्या? डिफेंस के अलावा तो किसी चीज में है ही नहीं है। यूएस तो एक मंडी था, एक उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन कर रखा था, एक ग्लोबल कॉमर्स का एक सेंटर बना रखा था। अगर सेंटर शिफ्ट हो गया तो जनाब आप क्या करेंगे? आपका वर्चस्व कहां जाएगा? आपकी वो डोमिनेंट पोजीशन कहां जाएगी? आप बनाते क्या थे आज तक? डिफेंस इक्विपमेंट बनाते थे, उसके अलावा जो कुछ आप कर रहे थे, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और मैं वापस भी आऊंगा आपके पास। मैं तो एक स्टूडेंट की तरह ही हूं आज। मैं ये पूछ रहा हूं, वो जो हम कहते थे अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका इज नंबर वन, अमेरिका इज नंबर वन, वो पोजीशन पे हिल चुकी है शायद। डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होगा, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, मैं तो यही सोच रहा हूं वो अंशु जी को सुन लें। उनके पास अंशु जी जैसे एक्सपर्ट्स नहीं है, उनके पास आकाश जिंदल जैसे एक्सपर्ट्स नहीं है, जो बार बार कुल्हाड़ी पर पैर नहीं सर मार रहे हैं। अमृतांशु सर, आई वांट यू टू जॉइन इन नाउ। अमृतांशु सर, आप कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बातें आप रखती हैं, इंटरनेशनल मीडिया को डाइजेस्ट हो रहा है। एक ही मंच पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक ही मंच पर शी जिनपिंग, एक ही मंच पर व्लादिमीर पुतिन, और तीनों एक साथ आ रहे हैं। देखिए, जहां पे चाइना में ये पूरा ये एससीओ समिट जहां हो रहा है, वहां पे जो इंटरनेशनल मीडिया है, लगभग 3000 जर्नलिस्ट वहां पे पहुंचे हैं पूरे दुनिया से, जिसमें कि अमेरिका से बहुत बड़ा कंटिंजेंट है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन जर्नलिस्ट वहां नहीं पहुंचे, तो वो भी वहां पे पहुंचे हैं। और ये प्रमुख पूरा एससीओ के दौरान ये प्रमुख तौर पे रिपोर्टिंग होगी ग्लोबल लेवल पे, कि प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या कर रहे हैं। खास तौर पे ये ट्रंप टैरिफ के बाद, खास तौर पे ट्रंप टैरिफ बार बार अमेरिका जो है सो हर रोज कुछ ना कुछ गलत बयानी करता है, कभी इकोनॉमी को लेकर, कभी पॉलिटिक्स को लेकर, कभी प्रधानमंत्री को लेकर के, ट्वीट पे ट्वीट, ट्रुथ सोशल पे कुछ ना कुछ अनाप शनाप हर रोज लगाए हुए हैं। वो उनके बड़े बड़े नेता क्या क्या, बड़े बड़े जो सेक्रेटरी है वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। इस पे इंडिया ने एक बार भी कोई इशू ज्वाइन नहीं किया। वेरी नाइस। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये उस तरह का हुआ कि भैया आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा, ऑल यू गेट इज 2 ब्लू टिक्स, बियॉन्ड दैट। और इसके साथ साथ एक चाइना तो गए वो प्रधानमंत्री, लेकिन चाइना जाने से पहले जापान उनका जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत है
क्यों? क्योंकि हर वक्त जब भी चाइना का कोई भी व्यक्ति भारत आता है तो वो पाकिस्तान जरूर जाता है। ठीक है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी भी यही हुआ था। वेरी नाइस अमृतांशु सर, वेरी नाइस। दूसरा कि क्वाड को हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं। हाँ। और क्वाड में जापान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्वाड जो है अग्रीमेंट, उसके तहत उसकी भी तैयारियां, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर रही। क्वाड समिट भी होना है। ये महज एक इत्तेफाक समझिए जी कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री के जाने के पहले यूएस ने एक ऐसा फुलझड़ी छोड़ा जिसके वजह से भारत जो है न्यूज में आ गया। ठीक है, नहीं तो एससीओ में पहले भी जाना था। वैसे भी जाना था। और जाना इसलिए भी जरूरी है इस बार क्योंकि हमारा ऑटो सेक्टर में दिक्कत है, क्योंकि रेयर अर्थ का जो इस्तेमाल है हमारे ईवी सेक्टर में और ऑटो इंडस्ट्री में, वो चाइना ब्लॉक कर रहा है। दूसरा, फर्टिलाइजर जो आयात होता था उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और भी ऐसे 3-4 आइटम है जिससे कि इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट होने की संभावना है। उस पे रास्ता निकालना बाकी पॉइंट्स है, मैं उन पर भी आपसे बात लूंगा अमृतांशु सर, लेकिन आपने ना बहुत शानदार चीज मेरे सामने रख दी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप लोगों के साथ बैठ के मेरा ही ज्ञान अर्जन हो रहा है। अभी वांग ही पहुंचे हुए थे भारत, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे, अंशु जी प्लीज आप ही रिएक्ट कीजिएगा इस पर। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम्हें पता है वांग ही भारत तो आ गए हैं, लेकिन भारत के बाद कहां जा रहे हैं? तो मैंने भी सर्च कर लिया, मैंने कहा वांग ही कहां जा रहे हैं, देखा तो भारत के बाद वांग ही गए पाकिस्तान। और आपने अभी जिक्र कर दिया कि चाइना तो प्रधानमंत्री गए, लेकिन उससे पहले होकर आ गए जापान। यानी वसुदेव कुटुंबकम तो है, लेकिन टिट फॉर टैट में भी अब भारत पीछे नहीं है। डॉक्टर अंशु प्लीज मुझे इसके और मायने समझाइए प्लीज। देखिए, अब जब हम चीन और पाकिस्तान के डायमेंशंस को देख रहे हैं तो मेरे साथ के दोनों को पैनलिस्ट्स ने, आकाश भाई ने और अमृतांशु जी ने बहुत अच्छे से एक जो पूरा ये तमाम बिंदु डायमेंशंस रखे हैं। इसमें मैं ये एक और बिंदु जोड़ना चाहती हूँ ताकि इस पर भी ये टिप्पणी कर सके। चाइना और पाकिस्तान के डायमेंशन को जब हम देख रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि हमको तो चाइना की जिस तरह से जरूरत है, चाइना को हमारी जरूरत उससे ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रहा है राजनीति का, और उसमें आप देखिए कि जब से ट्रंप ने मुनीर को लंच के लिए बुलाया और मुनीर ने भी उतनी ही गलबहियां करते हुए ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए उसकी अनुशंसा की, उस समय हमने इसको ऐसे पढ़ा था कि पश्चिम एशिया में डायरेक्टली इंगेज्ड है यूएस ईरान के साथ, तो शायद वहां पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बॉर्डर जो है वो ईरान से मिलती है, तो ट्रंप को लग रहा होगा शायद कि भाई चाइना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान का की बेस का या भूमि का यूज करके ईरान को कोई हेल्प ना पहुंचा दे, या पाकिस्तान स्वयं हेल्प के लिए खड़ा ना हो जाए। तो थोड़ा पाकिस्तान को पुचकार के कंटेन करके रखना जरूरी था, लेकिन अब वो कंटिन्यू हो गया है। तो अब ऐसे में चाइना को अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक देश है, लगभग 68 बिलियन यूएसडी का निवेश कर रखा है अपने बीआरआई और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है इसमें। और 49% जो टोटल एफडीआई है पाकिस्तान की वो चाइनीज है, मतलब वो चाइना से आता है निवेश। तो अब इतना बड़ा एक यहाँ पे प्रेजेंस बना के चाइना बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर अब कौन आ रहा है? वहां अमेरिका आ रहा है। तो जब अमेरिका का यहाँ प्रवेश बढ़ेगा और यहाँ जब अमेरिका का से बढ़ेगा पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान भी उसी भाषा में जवाब देता है तो रोहित ये हो सकता है कि आगे चल के चीन को पाकिस्तान से एग्जिट करना पड़े। चीन अभी पूरी कोशिश ये कर रहा है क्योंकि वहां उसका बहुत बड़ा निवेश है और ग्वादर बेस पे वो एक तरह से कब्जा करके बैठा हुआ है, जो कि जिसकी की बहुत जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो चीन पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का दखल बढ़ेगा चीन को पीछे हटना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो चीन का फिर यहाँ रीजनल पार्टनर चीन को कौन नजर आता है? वो भारत है। तो इसीलिए जिस तरह का रीअलाइनमेंट हो रहा है, हालांकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, भारत को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यही वो समय है, यही समय है, सही समय है, जो बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले टेरिटोरियल डिस्प्यूट को निपटाया जाएगा, तब आगे की बात की जाएगी। तो एक चीन और पाकिस्तान के एंगल से हम ये भी देखें कि चीन के लिए भी अब पाकिस्तान वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर स्थितियां जो है वो तेजी से बदल रही हैं, और देखते हैं आगे जिस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे रोहित, क्योंकि बड़ा डायनामिक होता है ग्लोबल
ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो गया, किसने क्या स्टेटमेंट दे दिया, कौन साथ में आ गए, किनके बीच के अग्रीमेंट्स हो गए। लेकिन मुझे मोटा मोटी ये दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप को हाल फिलहाल में अपने देश में सपोर्ट मिल रहा है, कोर्ट से भी फटकार मिल गई, और जेडी वैंस ने तो ये भी कह दिया है कि अगर वहां डीप स्टेट एक्टिव हो गया कि अगर ट्रंप को हटा दिया जाता है तो मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूं। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। और वहीं यूरोप के देशों का भी ट्रंप को सपोर्ट नहीं है, तो नाटो में भी विभाजन हो रखा है, भारत के साथ भी रिलेशंस खराब कर लिए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो एंटी अमेरिका लॉबी है, अब आप ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, एससीओ को देखिए, एससीओ की समिट तो पहले से प्लान थी, लेकिन अब इन परिस्थितियों में हो गई है किसी को नहीं पता था। तो एससीओ और स्ट्रांग होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आकाश जी, मैं आपके पास आ गया। आकाश सर, प्लीज आप मुझे समझाइए ना, आप तो आसान भाषा में समझा देते हैं चीजों को। अब लंबे वक्त से 7 साल बाद तो खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं चाइना, एक टेबल पर बैठेंगे शी जिनपिंग के साथ। शी जिनपिंग भी, चाइना भी, ये बात हर कोई जानता है कि भारत कितना बड़ा बाजार है, और सिर्फ व्यापारिक चीजें नहीं, हम तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं अपने संबंध जोड़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर से कुछ लेने निकले ना, तो हम ये सोचते हैं दूसरा दुकानदार ना देख ले यार, वो कहेगा कि अच्छा रोज तो मेरे पास आता था, आज किसी और से ले रहे हैं। मतलब हम तो इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे थे और क्या कर दिया, बैकफायर ज्यादा कर गया क्या? ऐसे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स भी जब होता था तो डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब आते थे कि भैया तुम तो डी डॉलराइजेशन की बात करने के लिए यहां पर बैठे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और अब खुद ऐसा माहौल बना रहे हैं जब पुतिन भी आना चाह रहे हैं, मोदी भी आगे आ गए हैं, शी जिनपिंग भी साथ बैठे हैं और पॉजिटिव होकर बैठ रहे हैं। देखिए, ग्लोबल ऑर्डर रोहित चेंज होगा, ये क्लियरली दिख रहा है। और ग्लोबल ऑर्डर में किसी देश को ये समझ सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी रखनी, ऐसी कोई सीट अमेरिका के लिए रिजर्व या बुक नहीं है। वो जो नंबर 1 की पोजीशन ना रिटेन करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत रिलेशनशिप, बहुत कोऑर्डिनेशन और बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। अमेरिका को भूलना नहीं चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले कहां था। अमृतांशु सर, मैं आपके पास आ गया। अमृतांशु सर, प्लीज आप मुझे बताइए ना कि सारी चीजें इतनी आसान तो नहीं होंगी, मैं ये भी मानता हूं। आप सारे लोग बहुत मैच्योर हैं, आप भी इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से मानते हैं कि बहुत सारी चीजें आसान नहीं होंगी। लेकिन मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, रूस, इंडिया, चाइना, जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन्हीं के पास है। जमीन का लगभग 25% इन्हीं तीनों देशों के पास है। अब ये तीनों देश अगर साथ बैठ रहे हैं तो ये तो लाजमी तो है ही ना कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नंबर 1 की पोजीशन को खतरे में देख रहे होंगे, वो टेंशन में आ रहे होंगे। लेकिन इसके पीछे आपको लगता नहीं है, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली ये माहौल खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोवाइड करवाया है? देखिए, इंडिया एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कंसिस्टेंसी है उसके फॉरेन पॉलिसी में। और इसीलिए ये एक रिजीम आकर के एक दिन जो है कुछ भी उल जलूल बात करते रहे और इंडिया के खिलाफ बोलते रहे, इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात अभी भूलिए नहीं कि आने वाले 10 साल तक जो अमेरिका का पोजीशन है कि सबसे ज्यादा डिफेंस के तौर पे और टेक्नोलॉजी के तौर पे सबसे महत्वपूर्ण देश और दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी, इस पोजीशन को अभी कोई छीनने के स्थिति में नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत आगे है और चाइना प्रयास में है, बहुत करीब आ चुका है। लेकिन चाइना के साथ भी चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं कि वो ओवरटेक कर लेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। अब ऐसे में इंडिया का ये ध्यान रखना जरूरी है कि 1 महीने पहले तक ऑपरेशन या 2-3 महीने पहले तक ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पूरा जो है सो पाकिस्तान को मदद कर रहा था और कई स्टेटमेंट्स भी आए हमारे डिफेंस के लोगों द्वारा। अब ऐसे में एससीओ में जाना और जा करके अपना काम निकालना, भाई ऐसा थोड़ी है कि चाइना के साथ जो है सो इस तरह के रिश्ते नहीं रहे, निरंतर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और ये मिलना जुलना और ये वो अपना काम निकालना, चाइना अपना काम निकालेगा, वो हमसे कुछ ट्रेड का टेक ऑफ करेगा, कुछ हम बॉर्डर पे गेन करेंगे, ये छोटी मोटी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज रोहित समझ लीजिए, चाइना इज नॉट रेडी टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट। और अगर इंडिया उसको शर्त बना करके रोक करके सारे काम को बंद करता है चाइना के साथ, तो
दिक्कत तो है इंडिया में, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस में दिक्कत है, तो हमें सपोर्ट चाहिए सप्लाई के लिए। हमारा मार्केट बड़ा है, लेकिन हमारे किसानों को यूरिया चाहिए भाई, हमारे गाड़ियों को उनके जो विशेष मटेरियल है वो चाहिए, तभी तो बनेंगे और सस्ते बनेंगे। सही बात है। तो मैं कह रहा हूं ये जीवन की रियलिटीज है और इस देख करके फाइन बैलेंस है और वो फाइन बैलेंसिंग डिप्लोमेसी में हो रहा है और आप देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे को जानकारी है। पैनल में मेरे साथ संजीव सर भी जुड़ चुके हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट है। संजीव सर, वेलकम कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप आते हैं तो अच्छा लगता है। संजीव सर प्लीज मुझे बताइए ना कि मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन तीनों एक साथ आ रहे हैं, ये इंडिकेशन है क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर के? नहीं, सबसे पहला तो इंडिकेशन नहीं, बल्कि ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये मैसेज है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा और भारत की जो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें जो निर्णय लेगा वो भारत अपने स्वयं के निर्णय लेगा, किसी के डिक्टेशंस के आधार पर, किसी के दबाव के आधार पर, किसी के ट्रिक्स टैक्टिक्स, साम दाम दंड भेद, इसके आधार पर भारत न तो कभी निर्णय लेता रहा है, न आज लेगा, न भविष्य में कभी लेगा। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, सिर्फ इंडिकेशन नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत और चाइना के जो संबंध है, जाहिर है कि दो विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं और जाहिर है कि दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं और इन दोनों देशों के बीच में यदि संबंध सुधरते हैं, इसमें विश्वास बहाली होती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो संबंध है, जाहिर है कि भारत चाइना के साथ आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही हम डील करते हैं। ट्रस्ट बट वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई, इस तरीके की अप्रोच के साथ हम कार्य करते हैं। चाइना के फेस वैल्यू पर जाहिर है कि हम भरोसा नहीं करते। चाइना के साथ हमारे जो एंगेजमेंट्स हैं वो गलवान की हिंसा के बाद भी लगातार बने रहे, चाहे वो कमांडर लेवल की टॉक्स रही हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स रही हो, वो लगातार चलती रही। और आज हम चाइना के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत हमने कर दी है। पिछले वर्ष कजान में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई थी और इसके पहले डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया डेप्सोंग में और डेमचौक में जो शुरुआत की गई थी, अब पूरी कर दी गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रगति पर है। रिवर डेटा शेयरिंग को लेकर के जो सहमतियां बनी थी उस पर कार्य हो रहा है और डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं, बायलैटरल ट्रेड शुरू हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और चाइना के जो संबंध है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में है। लेकिन इस पूरी यात्रा से जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने पहले जापान की यात्रा की और उसके बाद अब वो रिक जो एससीओ की समिट में जो रिक का जो फॉर्मेशन बन रहा है उसमें भी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे और बायलैटरल टॉक्स भी होगी। तो इससे मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को लगातार इंटैक्ट रखेगा और भारत किससे हमें तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, किसके साथ संबंध रखने हैं, किसके साथ संबंध किस तरीके के, किस स्तर के रखने हैं, ये भारत डिसाइड करेगा, ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। परफेक्ट सर, आपका ओपनिंग भी आ गया। मैं जान रहा हूं आकाश सर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आकाश जी तुरंत आपके पास आ गया। आकाश जी, आपकी कुछ बातें भी रह गई थी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था, प्लीज उसको भी कंक्लूड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इंडो चाइना जो हम बिजनेस देख रहे हैं, ट्रेड देखते हैं, उसको भी बैलेंस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा प्राइम मिनिस्टर का। जी हाँ, इंडो चाइना ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूं जो डॉक्टर अंशु और राय साहब ने जिक्र किया था, अब चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान बहुत बहुत बढ़िया रिश्ते में बनने वाले हैं, बहुत बड़े रिश्ते की दौर में बनने वाले हैं और मैं आकाश दिलों से बहुत खुश हूं। होगा क्या, देखिए सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना ने लैंडिंग की है और दर्शकों को बता दूं बहुत प्यारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंडिंग की है, 3.86%। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में एक नायाब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान ने जापान से लिया था बुलेट ट्रेन के लिए 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, चाइना लगातार फंडिंग करता रहा, एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट पे ऑब्सोलीट पार मशीनरी जनरेशन मशीनरी बेचता रहा पाकिस्तान को और ठीक ठाक फंड्स फंसा लिए। अब IMF की कंडीशन पाकिस्तान पूरी कर नहीं पा रहा, अगली इंस्टॉलमेंट को लेके इशू है। तो अब होगा क्या,
चाइना अपना पैसा वापस मांगेगा। हाँ। और जब पहला प्यार बिछड़ता है तो हाँ। नया प्यार वो पैसा देने के लिए मजबूर हो जाएगा, वो होगा यूएस। तो पाकिस्तान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है बैटल ग्राउंड बनने वाला है। कौन किसको फंडिंग कर रहा होगा वहां पे समझ ही नहीं आएगा। ऐसे में हिंदुस्तान का वर्चस्व चाइना के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना बहुत बुरी तरह ट्रैप हो गया। आप लेंडिंग करते गए, अपनी अकाउंट बुक्स में पैसा खड़ा करते गए, भाई साहब वापस किसने देना है? सोचा था वापस कैसे लेंगे? अब वापस होने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो उसमें आपके लिए एक साथी कौन रहेगा? हिंदुस्तान। अमेरिका उसे अब लेंडिंग करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को पता है वो पैसा कहां जाएगा, अल्टीमेटली चाइना जाएगा। वो चाइना को स्ट्रेंथन करेगा नहीं। तो ये जो सी पैक है, ये कहीं ना कहीं जो है गले में सांप की तरह पड़ जाएगा और हालत खराब कर देगा। ये हालत होने वाली है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, चाइना के साथ रिलेशनशिप हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा हुआ है। काफी सिनर्जीज भी है। और आरआईसी के कारण यूएस की तो नींद उड़ी हुई है। यूएस को तो ये देखना पड़ेगा अब वो काम क्या करेगा, कारोबार क्या करेगा, डिफेंस के अलावा आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो। मैं तो ये भी पूछूंगा आपसे आकाश जी, यहाँ से अमेरिका के लिए कोई यूटर्न है कि नहीं है? यहाँ से अमेरिका के लिए कोई यूटर्न है कि नहीं है? सबसे बढ़िया तो यही है ना। सबसे बढ़िया यूटर्न तो यही है कि अभी भी टैरिफ वापस ले ले, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, क्योंकि यूटर्न तो वो लेते आए हैं। अदरवाइज तो अमेरिका क्या मैन्युफैक्चर करता है डिफेंस के अलावा? पिछले 50 साल से अमेरिका ने क्या मैन्युफैक्चर किया है? जो है ईरान इराक वॉर सबको याद है, वियतनाम सबको याद है, और क्या क्या अमेरिका ने मैन्युफैक्चर किया है। वो मैन्युफैक्चरिंग जब तक आप ट्रेड और कॉमर्स में सबसे ऊपर थे शायद चल रही थी। इकलौते में वो वाली मैन्युफैक्चरिंग जो है सारी दुनिया जानती है, क्या वो चल पाएगी, क्या वो खड़ी रह पाएगी? तो मैं तो सवाल खड़े कर रहा हूं कि अमेरिका का अब क्या होगा। अमेरिका ने देसी भाषा में कहूं तो क्या पंगा ले लिया। ये पंगा जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। और इसके ऊपर तो स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर तो थ्योरीज ऑफ बुक्स लिखी जाएंगी। आने वाले जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री में बुक्स लिखी जाएंगी, हिस्ट्री की बुक्स लिखी जाएंगी कि कैसे कैसे इकोनॉमीज ने बड़े ब्लंडर किए, जो ब्लंडर इकोनॉमीज में वो डिरेल कर गए। ये हालत होने वाली है। अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए 1930s में भी स्मूथ हेली टैरिफ्स लगाए थे। क्या हुआ था उन टैरिफ्स के बाद? ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट रिसेशन आया था। और ग्रेट डिप्रेशन, वो जो ग्रेट डिप्रेशन है, दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो अमेरिका पहले ही ये मिस एडवेंचर करके देख चुका है। देसी भाषा में कहूं तो मुंह की खा चुका है। तो जनाब आप दोबारा उस चीज को क्यों रिपीट कर रहे हो, जिस चीज का रिजल्ट आपको बड़े अच्छे से ऑलरेडी। और डोनाल्ड ट्रंप को तो किताब भी लिख देनी चाहिए कि क्या कुछ ना किया जाए, बेहतर देश चलाना हो, ग्रेट बनाना हो। हाँ अमृतांशु सर आ गया आपके पास। अमृतांशु सर प्लीज, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने दो बार मैं आपके पास आया, दोनों बार आपने मेरे को एक अलग डायमेंशन दे दिया। अभी वाकई आपने बिल्कुल सही बात कहा कि ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी चाइना उतरे, जादू की छड़ी घुमाई, ऑल इज वेल हो गया। संजीव सर ने भी अभी इसी बात में चीजों को एड ऑन किया कि भाई भारतीय गलवान थोड़ी भूल जाएगा, भारतीय ये थोड़ी भूल जाएगा कि चाइना जो है उसकी तो विस्तारवादी की जो नीति है उस पर कहीं ना कहीं हमेशा से हर एक भारतीय को बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये जो डिप्लोमेटिक मूव है ये चैलेंजिंग तो है। रोहित, मैं जो आपको बात कहना चाह रहा था, जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी, उस पे मैं एक रिस्पॉन्स करना चाह रहा था कि जेलेंस्की से बात की प्रधानमंत्री ने। इंसिडेंटली, मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि आज के ही दिन वो खबर आई है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर अब इंडिया हो गया है। अच्छा, अब उसका आप क्या करेंगे? इंडिया जो डीजल इंडिया से जा रहा है यूक्रेन के लिए, और ये उस ऐसे सिचुएशन में जब जो ट्रेड के एडवाइजर हैं वो इसको यूक्रेन वॉर को अब मोदी का वॉर कह रहे हैं कि मोदी के ही वजह से वो मतलब एकदम ही इररेलेवेंट रिटोरिक हो चुका है यूएस का। ठीक है। और ऐसे में कल का जो बायलैटरल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके टेक अवे पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि फर्टिलाइजर पे हमें रिलीफ मिलता है कि नहीं, ऑटो इंडस्ट्री पे रिलीफ मिलता है कि नहीं, और एक दो और चीजें हैं उस पे अगर हमें और रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये भी मैसेज चाइना देना चाहेगा मौका उठा करके कि देखो इंडिया को हम अपने बाहों में ले रहे हैं। इंडिया इसी बहाने मुझे लग रहा है बाहों में जाएगा और अपना काम निकाल के बाहों से बाहर भी हो लेगा।
ठीक है संजीव सर, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। संजीव सर प्लीज मुझे बताइए ना कि सारी चीजें तो जो आपने कही ना वो सबके मन में, मेरे मन में भी है। गलवान हम कभी भूल ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद, इतनी सारी टेंशन्स के बावजूद, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ जा रहे हैं 7 साल बाद, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट आप मान रहे हैं इसको? नहीं, देखिए चाइना के साथ हमारी जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही है। गलवान की हिंसा के बाद भी हमारे जो कमांडर लेवल की जो टॉक्स हैं वो हमने लगातार की हैं। ठीक है। विदेश मंत्रालय स्तर की जो टॉक्स हैं वो लगातार की हैं। हमारे जो विदेश मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री समय समय पर डिफरेंट थर्ड कंट्रीज, फोर्थ कंट्रीज, डिफरेंट फोरम्स में मिलते रहे। और एक नेगोशिएशंस चलते रहे। लेकिन जो भारत के शीर्ष स्तर की जो बातचीत थी वो तभी जाकर के हुई जब चाइना ने डेमचौक से और डेप्सोंग से डिसएंगेज किया। तो चाइना के साथ देखिए मेरा ऐसा मानना है रोहित जी कि जो मेजर पावर्स होती हैं उनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, नहीं ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव सर, क्योंकि ना मैं आपको सुनता रहता हूं, मेरे को डिफेंस में थोड़ा इंटरेस्ट भी है तो मैं थोड़ा पढ़ता लिखता रहता हूं, लेकिन अभी बिल्कुल ताजा एग्जांपल याद दिलाया अमृतांशु सर ने कि ओपी सिंदूर में पाकिस्तान तो कहीं था ही नहीं ना। या तो वो मिसाइलें यूज कर रहा था मेड इन चाइना, या तो वेपन्स यूज कर रहा था मेड इन चाइना या मेड इन तुर्की। ये सारी चीजों को मन में रखने के बाद मैं पूछ रहा हूं, और घरेलू राजनीति में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मूव कैसे देखा जाएगा? बिल्कुल मूव बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अच्छा मूव है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाइना हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र भी है। मेजर इकोनॉमीज हैं और दो विश्व की जो एक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दो विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। तो यदि दोनों के बीच में संबंध अगर सुधरते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन आज का जो ये नया भारत है वो, जैसे कि मैंने कहा कि चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हम डील करते हैं। चाइना के फेस वैल्यू पर ये भारत भरोसा नहीं करता है। चाइना जो बात कहेगा उसको जब तक वो कंक्रीट स्तर पे, कंक्रीट ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, उस पर उतार के दिखाएगा नहीं, और जब तक हम उसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रस्ट बट वेरीफाई, जो ये सूत्र है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये चाइना के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना के ऊपर जो भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें मैं बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और चाइना के साथ एक शक्ति के साथ ही बात की जा सकती है। चाइना के साथ हमने पूरी जो गलवान के हिंसा के समय में भी आप देखिए, उसके बाद भी देखिए, एक लंबे अंतराल पर हमने अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को लगातार बनाए रखा है। अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को हम लगातार मजबूत कर रहे हैं। बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको तेज गति से आगे बढ़ाया गया है। और उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है उसको भी गहरा करने का प्रयास किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की आत्मकेंद्रित नकारात्मक नीतियों से क्वाड के ऊपर भी खराब असर पड़ सकता है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत तो चाहेगा कि क्वाड अधिक मजबूत बने। और ये संकेत भारत के प्रधानमंत्री ने जापान की यात्रा करके दिए हैं कि भारत क्वाड का विरोधी नहीं है, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्रों का विरोधी नहीं है। लेकिन भारत किसी डिक्टेशंस के आधार पर निर्णय ले ले, ये हो नहीं सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को विचार करना होगा कि वो अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। यदि अमेरिका ने अपने कदमों पर लगाम नहीं लगाया, डोनाल्ड ट्रंप सद्बुद्धि से उन्होंने काम नहीं लिया, तो जैसा कि जिंदल साहब ने कहा कि इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भुगतेगा। और वहां पर उनके जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वही खतरे में पड़ सकती है। उसके ऊपर ही बड़े संकट आ सकते हैं। अल्टीमेटली इसका यही हश्र होने जा रहा है। ठीक है, आकाश शर्मा, यू हैव टू जॉइन। अभी भी समय है कि वो अपने कदमों को सुधार लें। और जो भारत और अमेरिका की जितनी गहरी, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जो रूटेड, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस के आधार पर बनी हुई पार्टनरशिप है, ये फायदेमंद है। आप लोगों की टिप्स सुन ले तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ बेहतर कर देंगे। आकाश सर प्लीज, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। आकाश सर प्लीज मुझे बताइए ना, ब्रिक्स का मजबूत होना, RIC रिच का मजबूत होना और भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप इसको लेकर लगातार बोलते हैं, अभी भी आपने आंकड़ा दिया, दुनिया के सामने वो आंकड़ा है 7.8% के साथ जो हमारी पहली तिमाही में GDP के रिजल्ट आए हैं, ये कितना मजबूत करेंगे भारत को? और जब हम विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं, 2047 का टारगेट भी हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे को आप अगर कैनवस पर उतारना चाहें तो कितनी बड़ी तस्वीर उकेर सकते हैं, बताइए। मेरे हिसाब से आइकॉनिक दौरा, हिस्टोरिक दौरा है। ठीक है, एक ऐसा दौरा है जिसका जिक्र आने वाले कई साल में होगा, क्योंकि चाइना, अक्सर हम चाइना की बात करते हैं बट
एक चीज जो है हम नजरअंदाज कर जाते हैं। प्लीज। चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी भी, आपने बहुत सही पॉइंट किया रोहित, हम तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग है। चाइना को कई तरह की दिक्कतें और बीमारियां हैं, उस इकोनॉमी को। चाइना में डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब चीजों के दाम कम हो रहे हैं, और दर्शकों ये खुशी की बात नहीं, बहुत दर्द की बात है। दर्द इसलिए है क्योंकि चाइना में लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीदने को। ये हालत चाइनीज इकोनॉमी की हो गई है क्योंकि चाइना ओवर एक्सपैंड करता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवर इन्वेस्ट करता रहा। वहां बैंक्स का इशू है, रियल एस्टेट का इशू है, वहां पे घोस्ट टाउन, भूतिया शहर बन गए। उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, भूतिया शहरों में जाके कोई रहने को तैयार नहीं है। क्योंकि धंधे का एक्सपीरियंस था नहीं, नए नए बिजनेस में आए थे 1979 में। तो ऐसे में चाइना को भी एक साथी चाहिए। वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा साथी हो सकता है, क्योंकि जब वहां सामान खरीदने को नहीं है, तो अगर उनका ट्रेडिंग पार्टनर हिंदुस्तान जैसी मजबूत इकोनॉमी बन सकती है, तो चाइना डिफ्लेशन से बाहर आने की सोच सकता है, हिंदुस्तान को कम दाम पे, सब्सिडाइज रेट पे वो सामान बेच सकता है। क्योंकि वो कोई एहसान नहीं करेगा, वो मात्र अपनी इकोनॉमी को डिफ्लेशन में निकालने के लिए, वो डूबने से बचाने के लिए, वो ये है कि गर्दन तक पानी आ चुका है, सिर्फ गर्दन जो है बाहर है, तो वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, हम तो आज कामयाब हैं, जो आपने कहा, लेकिन अमेरिका भी तकलीफ में है, चाइना भी तकलीफ में है, जर्मनी भी तकलीफ में है। तो उनको भी जो है हिंदुस्तान की बहुत बहुत जरूरत है। इसीलिए देखिए, जापान में जो है बहुत सी इन्वेस्टमेंट की बातें हुई। जापान हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज का इन्वेस्टमेंट दे सकता है। हमारा बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है जापान, वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं। और आकाश सर, आपके साथ देखता हूं, आपकी चीजों को देखता हूं, तो मैं भी वन लाइनर्स मारने लग गया हूं। वैसे भी उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, और ग्लोबली देखा जाए तो भारत से चमकता हुआ सितारा, भारत जैसा चमचमाता हुआ देश और कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अमृतांशु सर, प्लीज मुझे बताइए ना कि टैरिफ प्रेशर तो है, मैं एक अपना आंखें बंद कर लूं कि नहीं अमेरिका ने कुछ लगा दिया तो मेरे देश पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम का एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो वो प्रॉब्लम तो एड्रेस हो गई, लेकिन एक तरफ अमेरिका का टैरिफ प्रेशर, दूसरी तरफ एससीओ में ये तीन बड़े नेता, तीन पुरोधा एक साथ बैठ रहे हैं। काट नजर आ रही है क्या? देखिए, एक बात जो पिछले एक महीने तक जिसके बारे में खुल करके कभी भी ना भारत ने इसका ऐलानिया तौर पे कभी कहा, और ना ही किसी और दूसरे देश ने कहा, लेकिन अमेरिका ने इस बार जो पुतिन और ट्रंप के बीच में जो अलास्का में समिट हुआ, उसके बाद ये बात परतें निकलनी शुरू हुई और अमेरिका से निकलनी शुरू हुई, और एक मैसेज ये दिया गया कि हमने भारत का गला दबाया और रशिया हमसे मिलने को तैयार हो गया। और इसीलिए अब दूसरे बार हम बोल बोल करके भारत को और परेशान करेंगे, तो हो सकता है फिर से फाइनल वॉर सीज कर जाए। अब ये जो एक मैसेजिंग निकल के यूएस की तरफ से आ रहा है, जिसको भारत की तरफ से ना कभी उसको ज्वाइन किया गया, ना खंडन किया गया, ना उसके बारे में चर्चा की गई। ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंडरलाइनिंग फैक्ट है कि बिना अनाउंस किए हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत आज के ग्लोबल लीडरशिप में ये है कि उन्हें खुद नहीं बोलना पड़ रहा, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह रहा है कि भारत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन वॉर को अगर समाप्त करना है तो भारत की भूमिका रहनी है। अब इसके लिए वो भारत पे दबाव हजार तरीके से डालें, लेकिन भारत उन चक्रों में आएगा नहीं। ठीक है, और ये सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। उसमें अमेरिका भी जानता है कि उसको कितनी जरूरत है, इंडिया भी जानता है इंडिया को कितनी जरूरत है यूएस की, चाइना भी जानता है कि चाइना पूरी तरह से हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल इतनी जल्दी चुटकी में नहीं करेगा। हम भी जानते हैं कि ट्रस्ट और वेरीफाई हमें करना होगा। अब ये सारी चीजें मिला करके एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है, जिसमें भारत को एकदम बैलेंसिंग एक्ट करके
बिना कुछ खोल करके बोले हुए चुपचाप मेक इंडिया ग्रेट अगेन के रास्ते पे चलते जाना है। ठीक है, ठीक है। मैं 40 सेकंड्स और आपको दूंगा अमृतांशु सर, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूं, एक एक कमेंट में सबका लूंगा। 40 सेकंड्स और दे रहा हूं क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे मेरे साथ जुड़े हैं। इसलिए मैंने पहला सवाल ये पूछा, इंटरनेशनल मीडिया कितना पहुंचा, वो किस तरीके से कौन सा एजेंडा चला रहा है। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए ना, प्रधानमंत्री पहुंच गए चाइना, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश की राजनीति को भी समझते हैं, हमारे देश में क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल विल, सारी चीजें कहीं ना कहीं वो भी तो बिल्कुल शांत है, और कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी में भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो है ही। नहीं, हाँ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूज रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है अमेरिका में, हाँ, तो इंडियन ऑपोजिशन खास तौर पे बहुत कोई इजी केक वॉक नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बिल्कुल, उनको ये एक्सटेंट तक कि इलेक्शंस में गाली गलौज तक उनको सुनना पड़ रहा है। सारी चीजें हैं। यस, परफेक्ट। ऐसे कद के इंटरनेशनल लीडर के साथ इट्स नॉट अ केक वॉक, मतलब आसान नहीं है। अंदर घर में तो दिक्कतें हैं ही हैं, बाहर में भी दिक्कतें हैं, और यही इन्हीं स्थितियों में कूटनीति को चलते रहना है। ठीक है, ये बढ़िया चीज है। वैसे भी भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को, वो कुछ भी करें, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। प्लीज संजीव सर आप आ जाइए स्क्रीन पर। संजीव सर, मैं तो ये भी समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसीज का जिक्र आपने पहले कर दिया संजीव सर, लेकिन 1 मिनट और मैं आपको दूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज तो वाकई काफी फ्लेक्सिबल है, देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम इसको माने या ना माने। आप देखिए, प्रधानमंत्री गए चाइना तो उससे पहले पहुंच गए जापान, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है, उससे पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया ज़ेलेंस्की। अब इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसीज क्या हो सकती? नहीं, ये देखिए, फ्लेक्सिबल तो अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो एक बुद्धिमत्ता है, एक संतुलन का अप्रोच है, एक विवेकपूर्ण तरीके से हम निर्णय लेते हैं। ठीक है। और हम जाहिर है कि किसी भी दबाव के पर झुकने वाले राष्ट्र नहीं है। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सशक्त और मजबूत आधार पर खड़ी है, और वो जो आधार है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता का आशय, रोहित जी, मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि जब हम रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं तो उसमें ये स्पष्ट है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही अपने निर्णय लेगा। और ये जो निर्णय है, चाहे वो आर्थिक निर्णय हो, चाहे वो विदेश नीति के निर्णय हो, रक्षा नीति के निर्णय हो, कोई भी निर्णय हो, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को भारत स्ट्रॉन्ग है, अपने तरीकों से चीजों को आगे बढ़ाएगा। एक 30 सेकंड का कंक्लूड कर दीजिए आकाश सर, बता दीजिए। ब्रिक्स में भी आई स्टैंड फॉर इंडिया, आई स्टैंड फॉर यू एंड मी, आईज इन सेंटर, आरआईसी में भी आईज इन सेंटर, और अब ग्लोबली केंद्र में तो भारत ही है। साथ आओगे फायदा होगा, नहीं आओगे नुकसान होगा। आई सब जगह है, आई ही दुनिया को लीड कर रहा है, और मैं किसी अभिमान के साथ नहीं कह रहा, डेटा आज बता रहा है कि आई ही सब जगह छाया हुआ है। 5 साल तक लगातार दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी में से रखना, जनाब, ये जादू से या ऐसे नहीं हुआ। इसके अंदर कंसिस्टेंट एक मेंटल जो है इन्वॉल्वमेंट रही है, टीम वर्क रहा है, और हर समय प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला गया है। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है, आकाशचंद्र.in नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है। अब तो जो है हमसे हाथ मिला लीजिए, हमसे उसी में फायदा है। दिस इज प्लेजर, एक्सट्रीम प्लेजर। थैंक यू सो मच आकाश सर, आप जुड़े मेरे साथ। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। संजीव सर, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। अमृतांशु सर, आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चीजों पर शानदार रहता है, थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े, इट्स रियली अ प्लेजर। और वो प्लेजर तब भी आएगा जब ये तीनों चेहरे एक साथ नजर आएंगे। ये तीनों चेहरे जब साथ बैठेंगे तो सिर्फ तस्वीरें नहीं निकलेंगी, बहुत सारी चीजें और निकलेंगी, उसका इंपैक्ट भी निकलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई दौरे कर चुके हैं, और 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चाइना पहुंच रहे हैं। अब ये तस्वीर कितनी बड़ी है, इसका कैनवस कितना बड़ा है, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों में, ये है शी जिनपिंग के हाथों में, ये है व्लादिमीर पुतिन के हाथों में। 7 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना दौरे पर, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। कुछ और भी तस्वीरें जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। आर रूस आई इंडिया सी ए चाइना रिच। एससीओ से ये जो रिच फैक्टर निकल रहा है, जो नया चैप्टर निकल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का चैप्टर है। नजर मेरी इस पर बनी हुई है भारत के सवाल पर। तो आरआईसी ये मैं आपको दिखा चुका हूं,
क्या कुछ पावर से तीनों को आप साथ में जोड़ देंगे? 6252 एटम बॉम्ब है, ये जरूरी है। शांति ऐसे ही नहीं आती। सैनिकों को मिला देंगे 50 लाख सैनिक। इसके अलावा आबादी 3 अरब। पूरी दुनिया की लगभग 1/4 से ज्यादा आबादी कहां है? इन्हीं मुल्कों में है, RIC में है, रूस, इंडिया, चाइना में है। तो ये तस्वीरें बहुत बड़ी है। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद दूंगा, आप जुड़े हमारे साथ। आगे भी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।